सुधीर खत्री जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है। पिछले 25 साल से प्रॉपर्टी के काम में उनके केडीएम नाम से बॉम्बे में हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। 4 उनके ऑफिसेज हैं, दिल्ली, बॉम्बे और 2 सोनीपत में। मिसिज उनकी सविता खत्री सरकारी जॉब में है। 3 बच्चों के साथ वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और ऑलरेडी वो अपने जीवन में बड़े सफल एवं सक्सेसफुल थे और इन्होंने इस बिजनेस को देखा और क्या इस बिजनेस में है खासियत, क्या खूबी है, कैसे उन्होंने इसे डेवलप किया, क्या हम जानना चाहेंगे। जोरदार ताड़ियों से स्वीता खत्री एंड सुधीर खत्री। आप लोग उत्साहित हैं? वेरी गुड। हम लोग सोनीपत से आए हैं। मेरा नाम सुधीर खत्री है, जैसे कि यादव साहब ने बताया, और मेरी वाइफ ये गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस को 90% उन्होंने बिल्ड किया है। मैं आपको बता दूं 90% की शेयर पार्टनर वो हैं, जिसके कारण मैं आप स्टेज पे खड़ा हूं। जो मेरी बैकबोन है मेरी लाइफ में, जब वो आई थी, जब मेरी शादी हुई थी, तो जब हम दोनों इकट्ठा हुए, जो तरक्की 10 गुना 20 गुना हो गई थी। मैं उनको माइक देने से पहले आप लोगों की मदद चाहूंगा कि आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करके उनको मैं माइक दे रहा हूं। Are you excited? नमस्कार। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरा नाम सविता खत्री और 99 में किया था इस बिजनेस को, लेकिन इसको समझा नहीं था और ये लगा था कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। खुद ही क्वेश्चन और खुद ही आंसर आते थे हमारे दिमाग में और ये लगता था कि ऑलरेडी लाइफ सेट है तो क्या जरूरत है इस बिजनेस की। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते थे। क्यों आए इस बिजनेस के अंदर, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पहले अपनी थोड़ी सी मैं स्टोरी बता दूं कि मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूं। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुरथल गांव है और मुरथल जो गांव है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है और मुरथल के परांठे जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। तो वो मुरथल गांव काफ़ी फेमस है। मैं उसको छोटा सा एक कस्बा ही मानती हूँ। और जो हमारा लालन पालन हुआ, मेरे दादाजी जो थे वो एक फार्मर थे, एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जो मेरे फादर थे वो टीचर थे और हम 5 बहन भाई थे। तो ऐसे ही चलती रही लाइफ और मैं बड़ी हुई और मैं बहुत ड्रीमर थी। पूरी फैमिली के अंदर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रीमर थी और ड्रीम लेते लेते लालन पालन हुआ। और जो मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी कि वो बहुत केयरिंग हैं, क्योंकि जब मैं देखती थी कि अनचाहे लोगों से वो इतनी केयर कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। कहीं से भी कोई भी बंदा आता है कहते नहीं इसका घर में खाना बनेगा, ये होगा ये होगा। मैं केयर करना वहाँ से सीखी, रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, मैंने वहाँ से अपने पेरेंट्स से सीखी। और उसके बाद जैसे मैं मैट्रिक में आई तो पढ़ती रही। मैट्रिक में एक ऐसा ट्रेजेडी हुई हमारे घर के अंदर, जो हम 5 बहन भाई थे उसमें से एक चला गया और वहाँ पे जब वो नहीं रहा हमारे बीच में, वहाँ पे मैंने ये देखा कि भी हम मतलब इस धरती पर जब तक रहेंगे हम लोगों से प्यार करेंगे, जितना प्यार दे सकें इतना प्यार ले सकें। वहाँ से मैंने ये संकल्प लिया था कि जिंदगी जितनी मिली है उसको जिएंगे। और पढ़ाई करती रही। ग्रेजुएशन मेरी पूरी नहीं हुई थी और मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी और मेरी लाइफ में मेरे हीरो आए, जो कि मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा हीरो मिले जो लाइफ में विरासत में कुछ ना मिला उसको, और वो खुद इंडिपेंडेंट इंसान ऐसा मिले मुझे जो अपनी मेहनत से आगे जाए। और वही हुआ। द सीक्रेट हमारे साथ उस टाइम भी काम करती थी। आज अगर हम वो बुक्स पढ़ते हैं तो ये लगता है कि वो चीज़ें हम पहले से ही करते आ रहे हैं। और जैसे मेरी लाइफ में ये मेरे हीरो आए, ग्रेट, जो इनके अंदर एक काम करने का जज्बा, ताकत, सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और जैसे ही मेरी शुरुआत हुई शादी के बाद की लाइफ, 3 प्यारे प्यारे बच्चे आए और लाइफ चलती रही। मैंने ग्रेजुएशन भी की और टीचर लगने के लिए डिग्री भी ली, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी। मुझे पता था कि ज़िंदगी में कुछ हटके चाहिए मुझे, और वो चीज़ मुझे मिली। और जैसे ही मैं इनकी बैकबोन बन के रही, मैं कभी भी ज़िंदगी में ये हिम्मत हारते थे। मैं कहती थी सुधीर
आप वो कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। मुझे नहीं पता मैं उस टाइम हेल्प करती थी या नहीं करती थी, लेकिन मैं इनको हमेशा बोलती थी कि भी सुधीर आप, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ, आप कर सकते हो। ये वर्ड हम उस टाइम यूज करते थे। शायद इन वर्डों की वजह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेस मिली और लाइफ चलती रही। जब थर्ड बेबी हमारे पास आया 99 में, और मतलब कि जैसे इनके पास स्कूटर था, स्कूटर से मारुति गाड़ी, मारुति से जैन गाड़ी, जैन से एलेंट्रा गाड़ी, और ऐसे लाइफ चलती गई और रास्ते खुलते चले गए। इतना कुछ जैसे लगता है कि लाइफ में जैसे एक रिच मैन की पर्सनैलिटी में ऐसे होता है, रिच फैमिली के अंदर वो चीज़ हमारे अंदर आती चली गई। और सिर्फ क्यों आई वो चीज़ें? क्योंकि इनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था, एक काम करने की इच्छा थी और सपना था, और मैं इनके सपने को लेके इनकी कंधे के कंधा मिला के चलती रही और इनकी हेल्प करती रही। थर्ड बेबी जब हमारे पास आया तो उस टाइम जब हम 4 बहन भाई रह गए थे, तो 99 के अंदर जब हमने ये बिजनेस किया ज्वाइन, तो ना हमने रिन्यू कराया, क्योंकि उस टाइम हम 4 बहनों भाइयों में से एक भाई फिर चला गया हमारे बीच में से, हम 3 बहन भाई रह गए। और जैसे ही हम स्टोरी ऐसी बढ़ती गई, और उस टाइम हम 1 साल हमारे को उस चीज में से निकलने में लगा था, और वहां पे मैंने डिसीजन लिया था कि भी लाइफ में इतना इंसान के सपनों के लिए काम कर सकते हैं, जितना हम बेटर दे सकते हैं हम क्यों ना करें। और वहां पे जब होच पोच हो गया मामला, तो हमने ना रिन्यू कराया, और उसके बाद 2002 के अंदर ये हमारी लाइफ के अंदर दोबारा से ये बिजनेस आया। और जैसे ही ये बिजनेस हमारी लाइफ के अंदर आया, हमारी, मुझे लगता है कि मेरे सपनों का बिजनेस है ये। और मुझे लगा कि जब लाइफ सेट है तब सपनों का लगा, क्योंकि दोस्तों सपने कुछ ऐसे होते हैं जो हम पिक्चरों में नहीं देख सकते, जो मैगजीनों में नहीं देख सकते, वो सपने हमारे हस्बैंड वाइफ के थे। और हर इंसान सपने के लिए अगर लड़े, काम करे, तो वो जीत सकता है। कोई ताकत ऐसी नहीं है वो आगे जाने से रोक दे। क्योंकि जब आप काम करते हो सपने के लिए, जब आपके अंदर लगन होती है, तो आप अपना एक दिन तैयार करते हो, और जैसे ही वो जब एक दिन तैयार होता है तो आप एक हफ्ता तैयार करते हो, जैसे एक हफ्ता तैयार होता है आपका, तो आपका 1 महीना तैयार हो जाता है, और जैसे 1 महीना तैयार होता है तो आपके 6 महीने तैयार हो जाते हैं, जैसे 6 महीने तैयार हुए तो 1 साल। और वो लगन, जो सपना और जो दृढ़ संकल्प आपके अंदर था, उसके लिए रास्ते खुलते चले आते हैं। ऐसे हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ हुआ। तो ये कई बार माइंड में आता था कि हम क्यों करें इस बिजनेस को, क्या है ऐसा इस बिजनेस के अंदर, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और क्यों करें हम इस बिजनेस को, ऐसे क्वेश्चन आते थे। 2002 के अंदर जब हम दोबारा इसमें रीज्वाइनिंग हुई हमारी, फर्स्ट टाइम हमने दिल्ली के अंदर ऐसी मीटिंग देखी थी, और वहां पे हमारा विजन क्लियर हुआ। ये लगा कि हमारे सपनों का बिजनेस है। मेरे ग्रेट हस्बैंड जो बहुत केयरिंग है और बहुत शेयरिंग है, और कंधे के कंधा मिला के चलते हैं। मैं प्लीज हेल्प चाहूंगी आप लोगों की, प्लीज एक बार क्लैप के साथ उनको बुलाएं। मेरे को एक बात तो दिमाग में शुरू से ही रहती थी। गांव से जब मैं शहर में पहुंचता था, शहर में देखता था, तो शहरों की लाइफ देखता था, और जैसे ही मैं गांव अपने वार्ड में एंटर हुआ तो ठेठ जो गांव की लाइफ थी, इस तरह की लाइफ देखता था। समझते हो ना, किस तरह की, बीच में ना गांव का ना शहर का, इस तरह का बीच में लटकी हुई लाइफ देखता था मैं। गांव में जाओ तो वही भैंसे, गाय, और वही खेत वाली बातें, और सब कुछ वही अपना जो अपने जमींदारों के यहाँ होता है, खेती बाड़ी में तो काम चलता है, वही बातें होती हैं, और वही दहलीज और वही सब कुछ वही था। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर वहां शहर में पहुंच जाओ, वहीं ड्राइंग रूम देख लो, बेडरूम देख लो, और बड़े बड़े रूम देख लो, और सारी की सारी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त शहर के थे और उनके मैं देखता था घर जाके, बड़े सुंदर घर होते थे, और हम लोग वहां पे फिर अपना भी ड्रीम बना लेते थे, भाई हमारे पास भी शायद ऐसा घर या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो ये सुविधाएं शहर वाले लेते हैं तो हमारे को भी मिलते हैं। वैसे तो वार्ड के अंदर है, सुविधाएं कुछ नहीं थी हमारे पास शहर की। तो मेरे फादर, मेरे को याद है, मेरे फादर एक अपने एरिया में सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। उनके पास दुनिया भर की डिग्रियां थी, 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपको मैं। और उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से, हम 2 भाई हैं, उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से, औकात से हटके उससे ऊपर हमारे को बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाया था। मैं आपसे ये कहानी क्यों शेयर कर रहा हूं, ये नए लोग जो होंगे ना, मैं उनको एक बता देता हूं बात, क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम एक
सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप भी रिलेट कर सको और आपको भी ये बिजनेस शुरू करने का कोई कारण मिल सके, हमने क्यों किया और हमने कहां पे आके इसको कैसे कैसे बिल्ड किया, इसलिए मैं आपसे रिलेट कर रहा हूं ये स्टोरी। वहां पे मैं देखता था जो मेरी क्लास के लड़के थे सारे के सारे अपनी बाइक पे अपने स्कूटरों में इस तरह से आते थे, और मैं जाता था रिक्शा में बैठ के, और एक दिमाग में एक जो होता है ना डिफरेंस बना रहता था, ये लोग गाड़ियों में आते हैं, ये लोग अपनी स्कूटर पे आते हैं और मैं रिक्शा में आता हूं। तो छोटा था तो फादर से मैं क्वेश्चन कर लेता था, पिताजी ये जो मेरे क्लास फेलो हैं सारे के सारे, ये क्या चक्कर है, ये सारे के सारे अपनी अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी व्हीकल में आ रहा है, तो मैं रिक्शा में जाता हूं, चक्कर क्या है। वहां पे मेरे फादर कहते थे, बेटा ये व्यापारी लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनकी बातों में मत जाना, तो अपनी पढ़ाई कर और मस्त रहे अपने पढ़ाई में। ओके, सोचता रहा ये। और फिर जब कभी भी जैसे क्लास में लंच हुआ, कोई छुट्टी हुई, तो उसमें जब खाली समय के अंदर बैठते थे तो वहां पे जो मेरे दोस्तों से मैं बात करता था, वो बात क्या करते थे पता क्या बात करते थे, एक मेरे पापा आज एक नया कलर टीवी लेके आए हैं। उस टाइम कलर टीवी स्टार्ट हुए थे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, और मेरे फादर ने अब की बार नई एम्बेसडर खरीदी है। कोई बोलता था मैं नई, मेरे फादर ने नई फिट लेके आया है, कोई विदेश की बातें करते थे। वो उस टाइम की बात कर रहा हूं वहां पे, वो उस टाइम पे वो लोग कहते थे मेरे को ये हम ये लेके आ रहे हैं, हम ये लेके आ रहे हैं। तो मेरे को ना अंदर से एक बात तो मेरे दिमाग में बात घर कर गई थी, नौकरी से तो कुछ भी नहीं होएगा। एक सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई थी, नौकरी से होना कुछ नहीं है, नौकरी से आपकी जरूरतें तो पूरी हो जानी है, लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल जीना है, जो मेरे दोस्त उस टाइम पे बचपन में देखता था, वो लाइफस्टाइल मेरे को नहीं मिल सकता। वो मैंने देखा उस तरह का अंतर, उस तरह का फर्क, और होते होते मैं एक अपना अंदर से ही बचपन से ड्रीम बना लिया कि मैंने कभी भी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कॉलेज में चले गया, कॉलेज में जाते ही, कॉलेज से पहले एक एयरफोर्स का सिलेक्शन हो रहा था, एयरफोर्स मेरे फादर ने फॉर्म भर दिया था, अच्छे रैंक पे मेरा सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। बहुत जोर दिया मेरे फादर ने, भाई जाओ वहां पे। मैं अड़ा हुआ था, बिल्कुल दिमाग में एक बात ये सेट कर ली थी कि नौकरी पे नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। अपनी मदर से रिक्वेस्ट की और पूरा जोर लगा दिया, हम दोनों ने, माँ मेरे साथ हो गई और मैं नौकरी पे नहीं जा पाया एयरफोर्स में। बड़ी गालियां सुनी फादर से, बड़ी काफी ताने सुने, तुमने तो लाइफ स्पॉइल करनी है अपनी, ये करना है वो करना है। और उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बहकाव में आने के बाद मैंने क्या किया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ लिया। वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना कॉलेज के अंदर, उस टाइम पे 10वीं के बाद स्टार्ट होती थी, प्रेप बोलते थे। तो मैंने एडमिशन लेते ही दोस्त इकट्ठे हुए और बोला तू कर सकता है, तू प्रेसिडेंट बन सकता है, तू तो कमाल कर देगा और तू शहर का बहुत नामी ग्रामी आदमी हो जाएगा। और मेरा फार्म भरवा दिया और मैंने पढ़ाई पे हट गया ध्यान, और उसमें शुरू हो गया काम, पॉलिटिक्स में स्टार्ट हो गया, कॉलेज की पॉलिटिक्स में। और जिस दिन पोलिंग होनी थी उससे एक रात पहले इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि वो मेरी लाइफ को खतरा आ गया। बहुत ज्यादा चोटें आई थी, 27-28 जगह चोटें आई मेरे को। डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया, सोनीपत में किसी भी डॉक्टर ने इलाज करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके बस में था ही नहीं। उस टाइम पे एक ही हॉस्पिटल होता था, रोहतक मेडिकल हॉस्पिटल। रोहतक मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहां पे वो तो क्लियर होते हैं डॉक्टर, वहां पे कोई लाग लपेट नहीं होती, सरकारी डॉक्टर्स तो साफ बोल देते हैं जो सामने। तो मेरी उस टाइम मेरे को याद है मेरी आंखें खुली हुई थी और करा रहा था मैं, तो डॉक्टर ने कहा इसका 30% चांस है इसके बचने के, 70, क्योंकि इसका ब्लड लॉस हो चुका है, इसका ये कट चुका है अंदर से, इसका ये हो चुका है, वो हो चुका है, मेरे को नहीं पता क्या क्या, तिल्ली में ये चोट लगी है, उसकी ये लगी है, हाथ ये कट गई है, इतना बड़ा। उसमें उन्होंने कहा 30% इसके चांस है बचने के। 30-35 बोतल खून के चढ़े थे, मेरे को याद है। 300+ ग्लूकोज की बोतलें चढ़ी थी, 300 से ऊपर। 6 महीने लगातार इलाज चलता रहा। फैमिली मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस में आनी शुरू होगी, क्योंकि एक आप सोच सकते हैं ना, टीचर के 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद खर्चे ये स्टार्ट हो जाए होनी, तो आप क्या सोच सकते हो, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे? प्रेशर में आने शुरू हो गए।
फादर ने छुट्टियां ले ली थी, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था मैं, तो फादर मेरी केयर करने के लिए वहां पे आते थे, रहते थे। और उससे जैसे ही मैं उस दौर में चल रहा था, आराम नहीं हो पा रहा था, तो मेरे फादर जैसे ही सोनीपत, एक बार सोनीपत गए थे, तो एक डॉक्टर आया था, बहुत बड़ा डॉक्टर, उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला था वहां पे। उन्होंने कहा मेरे पास ले आओ उसको और मैं कोशिश कर देता हूं, शायद उसकी जान बच जाए। और मैं सोनीपत शिफ्ट हो गया हॉस्पिटल से, वहां ऑपरेशन हुआ और काफी पैसे खर्च हुए और फिर लंबा इलाज चला, पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन शाम को मेरी मदर घर से आती है और बोलती है मेरे को, बेटा अब तो पैसे भी खत्म हो गए हैं, अब इलाज की आगे पोजीशन नहीं है हमारी। क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कुछ पैसे मार्केट से उठा लिए थे, कुछ दोस्तों से उधार ले लिए थे, आड़त की दुकान से सामान जाता था हमारा जमीनों का, वहां से पैसे ले आए थे, काफी कुछ नुकसान हुआ था। हुआ क्या, उस रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। 18 साल की उम्र थी, 17-18 साल की उम्र थी मेरी, पूरी रात नहीं सो पाया और रात को यही सोचता रहा। एक ही बात दिमाग में थी, भगवान एक बार दोबारा जीने का मौका दे दे, एक बार दोबारा मेरे को खड़ा कर दे। और जो एक छोटी सी भूल की वजह से, छोटी सी नादानी की वजह से इतना बड़ा मेरा परिवार प्रेशर में आ गया है, जो मेरी फैमिली इतनी डाउन पोजीशन में चली गई है, भगवान तूने एक बार मेरे को मौका दे दिया तो मैं सोनीपत का सबसे रईस आदमी बन के दिखाऊंगा। ये बात मेरे के ड्रीम में था। सुन ली भगवान ने मेरी। महीने 1.5 महीने के बाद फिर खड़ा हो गया, चलने लग गया। बहुत वीकनेस थी, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो चुका था। पढ़ाई पे मेरा ज्यादा फोकस नहीं था, वैसे मैं बता दूं आपको। मेरे फादर का जोर रहता था हमेशा पढ़ाई पे, डिग्रियां लेने पे। मेरा जोर ये रहता था, एक बार कुछ नाम होने के लिए, बस लिखने के लिए मिल जाए बीए ग्रेजुएट, बस मेरे को सिर्फ इतना था, बस ज्यादा नहीं। लेकिन दिमाग सिर्फ एक बात थी, मेरे नीचे लिखा जाए बीए पास, बस। और यही इसी वजह से मैंने एक काम किया, शाम को इवनिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था वो, उसमें एडमिशन लिया मैंने। और वहां से करते करते मैंने शाम को कॉलेज जाने लगा। दिन में मैं एक बात तलाश रहा था, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज तो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, उस टाइम सोर्सेज बहुत लिमिट थी। लेकिन मेरे दिमाग में उसी टाइम एक बात दिमाग में आ गई थी, फटाफट कुछ ना कुछ ऐसा काम शुरू करूं जिससे कि मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकूं। एक ही बात रहती थी। छोटी उम्र थी, नादान उम्र थी, सोचता रहा कहां घूमूं, कहां जाऊं, कहां देखूं, कोई ऐसा काम शुरू हो जाए बगैर पैसे के, बहुत जल्दी पैसे आ जाए और बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। तो मैं इनके बारे में, ये रोहतक से अपने डीएलएफ के मालिक है लालचंद जी, इनके बारे में कई बार मैंने सुना था। अंसल के बारे में मैंने कई बार सुना था, सुशील अंसल के बारे में। तो मैं इनके बारे में सोचता रहता था, मैं इन लोगों ने, ये लोग इतने बड़े बड़े लेवल पे चले गए, इतने इतने बड़े बड़े इनकी बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने पैसे कमाए हैं और इतना बड़े एम्पायर खड़े कर दिए हैं। तो मैं अपने फादर से कहने लगा, भाई मेरे को ना ये रियल एस्टेट का काम बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ये प्रॉपर्टी का काम सिखा दो। मेरे फादर के दोस्त थे नरेला में, मिस्टर पुरी, उनके पास मैंने 1 साल तक काम सीखा इस प्रॉपर्टी का। दिन में मैं जाता था वहां पे नरेला और शाम को इवनिंग कॉलेज अटेंड करता था। और ड्रीम इतना स्ट्रांग था कि मैंने 1 साल के अंदर पूरा एक्सपर्ट, जो आदमी बंदा होता कहते हैं ना एक्सपर्ट हो जाना, मैं उस प्रॉपर्टी का काम पूरा माहिर हो गया। अपना सोनीपत में मैंने ऑफिस खोल लिया। 2000 रुपए लिए थे मैंने अपने फादर से, 2000 रुपए कुर्सियों के लिए, एक मेज खरीदने के लिए, एक अलमीरा लेने के लिए, 3-4 चीजें ली थी 2000 रुपए में। किराए पे दुकान ली, ऑफिस सेक्टर में, सेक्टर 14 में मैंने ऑफिस खोल दिया। और फिर वही बात आई दोबारा, जैसे कि आप लोगों के साथ भी होता है इस बिजनेस में। जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। जब मैंने प्रॉपर्टी का ऑफिस खोला तो वहां पे हुआ क्या, मेरे मुंह पे ही बोल देते थे लोग, आओ जी अंसल साहब क्या हाल है, अरे ये डीएलएफ का मालिक जा रहा है, ऐसी ऐसी मजाक उड़ाते थे। और बहुत सारे जो नेक दिल इंसान होते हैं, जो कि बहुत बढ़िया फ्री में सेवाएं देते हैं, फ्री में सलाह देते हैं, वो आके मेरे पास बैठ के 15-15 मिनट बैठ के मेरे को सलाह देते थे। कहां पागल हो रहा है, ये बड़े लोगों का काम है, ये तेरे बस की बात नहीं है।
कहीं नौकरी कर ले, प्राइवेट नौकरी ले ले, 1000-1500 रुपए को नौकरी मिल जाएगी, नौकरी कर ले, छोड़ दे इसको। बड़ी बढ़िया बढ़िया मेरे को सलाह देके जाते थे, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, नौकरी से कुछ नहीं होगा। अपने फादर को भी देखता था, लिमिटेशंस हमेशा, वही लिमिटेशंस की वजह से नौकरी का कभी सोच मन में ही नहीं आया। और उसमें हजारों रुपए कमाने के लिए मेरे को काफी साल लगे, मतलब 1000 रुपए कमाने पर। शुरू में तो मैं किराए पे, रेंट पे काम करता था, 500 रुपए बच गए, 1000 रुपए बच गए। उसके बाद एक डेढ़ साल बीता तो 1000 रुपए कमाने लगे, हजारों से लाखों रुपए कमाने लगा, और लाखों से करोड़ रुपए आ गई बात फिर। लेकिन इस प्रोसेस में मेरे को समय लगा कम से कम 20 से 25 साल आने में, बहुत टाइम लगा। सब कुछ इकट्ठा कर लिया जो एक रिच आदमी के पास होता है, गाड़ियां, 3-3 गाड़ियां, कोठियां, फार्म हाउसेज, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ऑफिस, नौकर चाकर, सब कुछ, ड्राइवर, जो चीज चाहिए जो एक रिच आदमी की लाइफ होती है, वो मैंने इसी बिजनेस से, रियल एस्टेट के बिजनेस से मिल गई थी मेरी। स्टार्ट कहां से किया था? जीरो से। लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं अगर उनके लोगों के मजाक में आ जाता, अगर उनकी बात मान लेता, क्या मैं यहां पे खड़ा होता? पॉसिबल नहीं था। लोग तो मजाक उड़ाएंगे। इस बिजनेस के अंदर भी जब आप लोग आते हैं, जब लोग इसको ज्वाइन करते हैं, तो लोग पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं। सेम कोई भी काम कर लो आप, कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी, लोग तो बोलेंगे। लोगों का काम तो बोलना है, परवाह करने की जरूरत नहीं। अपने ऊपर विश्वास रखो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें विश्वास रखो, आप कामयाब हो जाओगे। रियल में ये बात है। बीच में इस लाइफ में मेरे एक खूबसूरत लम्हा आया। मेरी शादी हुई 1989 में, और जब मेरी वाइफ, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मेरी लाइफ में आई, तो मेरा बिजनेस, मेरा पूरा का पूरा समाज का स्टेटस, और मेरे रिश्तेदारों में मेरी स्टेटस, और हर जगह पे दोस्तों में मेरा स्टेटस, और जहां भी मैं जाता हूं, इनके कारण मेरा, जहां भी मेरा इतना पोटेंशियल हो गया। मेरा हमेशा जो भी मैं काम करता था, हमेशा डबल, जो भी मैं रिवार्ड चाहता था, डबल रिवार्ड मिलते थे। क्योंकि हर चीज के पीछे मेरी वाइफ की सोच होती थी। हमेशा वो कहती थी लोगों से रिलेशन बनाओ। मेरी सोच ये होती थी कि लोग मुंह ऐसे गुस्से में जाओ, और हमेशा एक एंग्री यंग मैन की तरह रहो, और जो आदमी हंसते हुए हैं वो बेवकूफ होते हैं, और जो एंग्री यंग मैन होते हैं ना, जो ऐसे बिल्कुल गुस्से में रहते हैं, वही आदमी समझदार होते हैं। ये मेरी सोच होती थी उस टाइम पे। लेकिन मेरी वाइफ ने कंधे से कंधा मिला के, इन्होंने हमेशा ये समझाया, लोगों से प्यार करो, हंस के बात करो। ये बातें आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, ये बातें आपको आपका बच्चा भी दे सकता है। जरूरी नहीं कोई IAS अफसर आपको आकर सिखा जाएगा यहाँ पे ये बात। जैसे हम दोनों बैठ के डिस्कस करते थे, मेरे को कई बार गुस्सा बहुत आ जाता था, जो अगला वाला कोई बंदा कोई गलती करता था, तो बैठ के हमेशा ये करती थी, उसको उसके रहमो कर्म पे छोड़ दो, आप अपना कर्म करते जाओ। 1999 में हमने बिजनेस देखा था, तो हुआ क्या, शर्म लिहाज में ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन मेरे को ये लगता था ये मोटरसाइकिल लेने के लिए होगा, कोई छोटी मोटी कार लेने के लिए होगा ये बिजनेस, किसी घर की किस्त कुश्ती जिसके लोन चढ़ा हुआ है वो किस्त भरने के लिए बिजनेस करते होंगे। मेरी सोच ये थी, मेरे ये स्टेटस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता इस बिजनेस को। मैं अपनी वाइफ को खूब समझाता था, ये नहीं है हमारे लेवल का, नहीं है, इसको भूल जा। और उसके बाद आग में जो घी डाला वो मेरे दोस्तों ने। जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया था, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, छोड़ भाई कहां घुस रहा है। हम फटाफट इसमें आउट हो गए। हमारे को पता नहीं लगा कब हम इस बिजनेस के अंदर आए थे और कब हम चले गए, हमारे को यही नहीं पता लगा। तो दोबारा इस बिजनेस में, जो हम 2002 की बात कर रहे हैं, मेरी वाइफ ने बताया, इस बिजनेस के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर 2002 में क्यों आए, क्योंकि जिन्होंने मेरे को 1999 में बिजनेस दिखाया था, वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है अपनी लाइफ में। हैफर्ड में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे होते थे। वो 1999 से लेके 2002 तक लगे रहे, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ देख रहे थे ये चक्कर क्या है, ये इतना बड़ा लेवल का आदमी, इतना अच्छा स्टेटस है इसका, लाल बत्ती गाड़ी में घूमता है, चक्कर क्या ये, इसमें क्या, इसको कहां जरूरत पड़ गई इसकी,
और लगातार 3 साल तक बड़े पैशनेट होके दोनों हस्बैंड वाइफ और बड़े विश्वास से वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। और हम भी जो हम पिछले 25 साल से काम कर रहे थे प्रॉपर्टी का, और जो भी हम काम कर रहे थे, हम भी उससे उब चुके थे। हमारी भी लाइफ बिल्कुल एक तरह से मशीनी लाइफ बन चुकी थी। किस तरह की बताऊं आपको, जैसे एक मशीन काम करती है ना, बटन दबाया और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, बटन दबाया और प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, ऐसी लाइफ होगी थी। सुबह जाओ और पैसे कमाए घर पे आगे, सुबह जाओ और पैसे कमाए घर पे आगे। कोई लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया था, बिल्कुल उबासी भरा लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं। दिमाग में एक बात जरूर रहती थी, ये सब कुछ खड़ा तो कर लिया, इतना बड़ा एम्पायर, ये सब कुछ हमने सारा सब भगवान ने मोक्ष दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर हम हैं तो सब कुछ है। अगर हमारे साथ भगवान ना करे कुछ हो जाए तो ये जो सब कुछ खड़ा हुआ है, ये जो सब कुछ जो हमने चीजें बना रखी हैं, ये सारी ऐसे मेंटेन रह पाएंगी? तो हमारा जवाब दोनों का यही आता था कि हमारे पास तो बच्चों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ये जो सब कुछ जो यहां सब कुछ जो हमने खड़े किए हुए हैं, सब कुछ छिन जाएगा। मेरे दिल से आवाज आई थी, ये मेरे बस की नहीं है, मैं हमारे पीछे से हमारे बच्चे नहीं संभाल पाएंगे इसको। कुछ ऐसी तलाश में थे हम, कुछ ऐसी चीज की तलाश में थे कि हमारे को कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसमें कि हमारी को सिक्योरिटी हो जाए और कुछ परमानेंट इनकम आनी शुरू हो जाए, जिसमें कि हम जाएं या ना जाएं, हमारे को कुछ ऐसी चीज मिलनी शुरू हो जाए जिसमें हम अपने आप को सिक्योर महसूस करें। लाइफ में सफलता जो कहते हैं, आदमी सफल आदमी होते हैं, जो मैंने सीखा है, सफल आदमी के लिए 3 चीजें होती हैं, टाइम, सिक्योरिटी और तीसरी चीज क्या? ये तीनों चीजों में से मेरे पास एक चीज जो थी ना, एक चीज जो मैं हमेशा सोचता रहता था, एक चीज टाइम की, तो मेरे पास बहुत दिक्कत रहती थी। टाइम हमेशा मैं रात को 12 बजे आना, 1 बजे आना, 2 बजे आना, मेरे को पता ही नहीं लगता था। लाइफ बॉम्बे की फ्लाइट है, रात को 2 बजे आई है, सुबह 4 बजे उठा हूं, फिर सुबह भाग लिया। ऐसा मशीनी लाइफ, मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा था क्या मैं कर क्या रहा हूं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा था, मेरे शरीर में पड़ रहा था। इतनी ब्लड प्रेशर की मेरे को बीमारी शुरू हो गई थी, और ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वेट का मेरे को गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी, काफी सारी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। और मैं कह रहा था क्या हो गया ये हमारे, हमने क्या ऐसा, मतलब सब कुछ यही रह गया क्या, पैसा कमाना ये सब कुछ हो गया क्या? और फिर ये 2002 में बिजनेस हमारी लाइफ में आया, उस पोजीशन पे आया जब सब कुछ था, उस पोजीशन पे आया जब हम अपने आपको ये कहते थे पैसे की तो हमारे को कम से कम जरूरत है नहीं। मैं 19 शख्स ने दोबारा मेरे को एक बार अप्रोच किया कि ये जो आप सोच रहे हो ये वो चीज नहीं है, जो आपकी सोच है वो नहीं है ये। आप एक सेमिनार देखो, अशोका होटल में सेमिनार हो रहा है, वो देख के आओ। संडे का दिन था, उस दिन मेरे को भी कुछ काम नहीं था, और भगवान की भी मर्जी थी। भगवान की मर्जी के बगैर आप लोग यहाँ पे जो आए हुए हो ना, नहीं आते यहाँ पे। भगवान की मर्जी है जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हो, यहाँ पे ये ईश्वर की मर्जी है। बाहर लोग कितने लोग घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग इस हॉल के अंदर बैठे हो, ये ईश्वर की कृपा है। और आप कुछ तलाश में आए हो, आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज की तलाश में आए हैं जो आपको चाहिए, कुछ ढूंढने आए हो, मेरे को पता है। जैसे कि मैं भी गया था वहां पे, मेरे को भगवान ने भेजा वहां पे, दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए, और हमने एक सेमिनार देखा, ऐसा ही सेमिनार। और उस सेमिनार में हुआ क्या, एकदम बिल्कुल दिमाग चेंज हो गया। जैसे ही हम बाहर निकले, और बाहर निकलते निकलते दिमाग में हमने हस्बैंड वाइफ ने एक डिसाइड कर लिया कि इस बिजनेस को करके देखते हैं दोबारा एक बार, ये करने लायक है, ये हमारे स्टेटस के लायक है। और हम बाहर आने के बाद रात को मेरी वाइफ तो सो भी नहीं पाई थी, मेरे को याद है। इन्होंने तो रात को ही फोन कर दिया था, रात को ही डिसाइड किया कि मेरे को तो ये बिजनेस कल से स्टार्ट करना है। मैंने बोला अभी और सोच लो, देख लो अभी क्या है, ये बिजनेस है क्या। आपको पहले भी ज्वाइन किया था, और मेरे को ना ये असफल लोग पसंद नहीं है। एक बार पहले भी छोड़ चुके हम, और दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर पूरा जोर लगा के स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं होगा भाई मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, आपको मदद करनी पड़ेगी।
आपको ये काम संभालना पड़ेगा। रात को फाइन फॉर्म हमने साइन किया, किसी ने हमारे को कहा नहीं, ना किसी ने हमारे को ये बोला कि ये बिजनेस आप कर लो या ना कर लो, सिर्फ हमारे को सेमिनार दिखाया था। ऐसा ही हमने खुद बुला के फॉर्म साइन किया, नारियल तोड़ा, मेरे को याद है हमने रात को नारियल तोड़ा था जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया था। और बड़े विश्वास से कोई भी काम शुरुआत करो, विश्वास से करो। मेरी सोच तो ये है, आपने अगर कोई छोटी सी, किसी बंदे ने साइकिल की भी दुकान खोली ना पंचर की, उसको भी विश्वास से खोलनी पड़ेगी। अगर उसके दिमाग में ये बात आ जाए किसके पंचर होगा, कौन साइकिल वाला आएगा, अंदर से ये सोचता रहे भी क्या शायद ना आए पंचर वाले, वो भी नहीं खोल पाएगा। उसको भी विश्वास करना पड़ेगा। सेम इस बिजनेस के अंदर हमने बिल्कुल विश्वास, रात को नारियल तोड़ा, पूरा भगवान की पूजा की, सुबह से स्टार्ट कर दिया। अगले दिन ही हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे अपलाइन मिस्टर IS दैया, अगले दिन हमारे को कहने लगे भी आप मीटिंग रखो घर पे, एक होम मीटिंग रखते हैं और कुछ बंदे को बुलाओ और उन बंदों से शेयरिंग करते हैं इस बिजनेस के बारे में। 22 लोगों को, 22 कपल्स को बुलाया था, मेरे को याद है 22 फैमिली थी। उसी टाइम फोन मार दिया था और फोन मारते मारते बीच में जो फोन कर रहा था तो मैं बीच में बोल रहा था अपनी वाइफ को, हम तो सिल्वर तो इसी बिजनेस ले जाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। और 10,000 PV की बात कर रहे थे वो, 10,000 PV तो कुछ भी दिए, अभी खींच देंगे, एक महीने में सिल्वर जाएंगे। मेरे को नहीं पता था कितने लोग आएंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा था 50 लोग तो टोटल, 22 फैमिली में 50 लोग तो आए जाएंगे 22 कपल में। लेकिन हुआ क्या, 7 बजे का टाइम था और वेट करते रहे हम, 7 से लेके 7:15 बजे तक कोई भी नहीं आया, एक बंदा भी नहीं आया। मेरे नैन साहब और उनकी वाइफ संतोष नैन आई, दैया साहब भी आ गए और आदमी हो गए हम तकरीबन 10। मेरे बच्चे थे, हम हस्बैंड वाइफ थे, 10 आदमी हो गए। और मैं सोच रहा था तूने 22 कपल बुलाए हुए, 10 तो ये हो गए। मैं बोला मैडम ऊपर से कुर्सियां कुछ और मंगवाओ, और मैंने कुछ और कुर्सियां मंगवा ली। दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था लोग नहीं आएंगे, 1% भी बात नहीं थी। कुर्सियां बिछा दी 50 आदमियों के लिए अलग, और आदमी कितने आए, 7:40 पे सिर्फ 5 फैमिली आई, टोटल 5, 22 में से 5 फैमिली आई। और मैं पसीने पसीने, काटो तो खून नहीं, इतना दिमाग में ये होगी आज तो बेइज्जती होगी, दैया साहब क्या बोलेंगे, ये तो बात चंडीगढ़ से आए हैं और ये बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो और मैं अपनी वाइफ से कह रहा हूं ये तो बहुत लफड़े वाला काम है। दिमाग में एक बात जरूर थी, तो कम से कम इन 5 लोगों ने तो मेरी इज्जत रख ली। 5 तो आए, 5 फैमिली तो आई है ना। उनको प्लान दिखाया, आधे पौने घंटे, 40-45 मिनट में दैया साहब ने प्लान खत्म कर दिया, घर पे चले गए। अगले दिन दैया साहब कहते हैं दोबारा चलते हैं उनके पास मिलने। मैं बोला जी मेरे को तो जाना है, आज चंडीगढ़ काम है मेरे को, तो मैं तो जाऊंगा और आप भी चलो चंडीगढ़, आपने भी चंडीगढ़ जाना है। कहते नहीं, वो प्लान जिसको दिखाया है उनसे बात तो करेंगे ना। मैं बोला मैं बात करोगे, किस लिए बात करनी है, मैं मीटिंग देख के आया था, मैंने आती आपको फार्म भर के दे दिया, मैं साइन करवाओ, अब शाम को आएंगे वो भर देंगे, फार्म दे देंगे मेरे को भर के, मैं मंगवा लूंगा उनसे, सर कोई दिक्कत नहीं है। दैया साहब हंसने लगे, कहते ऐसे नहीं होता, हम उनके घर पे जाएंगे और उनके क्वेश्चन हैंडल करेंगे, कुछ ऑब्जेक्शन होंगे वो हैंडल करेंगे, उनके घर पे जाना पड़ेगा हमारे को। कमाल है, ये अच्छा बिजनेस है, घर पे जाएंगे उनके, बोले चलना पड़ेगा। मैंने किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, वैसे इस बिजनेस के अंदर अपॉइंटमेंट लेके ही जाना चाहिए, लेकिन मेरे को याद है मैंने किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं, मैं कहा चलो वहां खड़े होते हैं साहब, वो तो घर के बंदे अभी चलते हैं। और जैसे ही 4-5 बजे का टाइम था, दिन में तो बैठे बैठे हम इसके बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे दैया साहब और हम शुरू हो गए घर पे जाना उनके। और देखो कमाल की बात, कमाल क्या हुआ, 500 लोगों के घर गए, 500 के 500 ने ज्वाइन कर लिया, सिर्फ विश्वास पे। बिजनेस के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, जो दैया साहब ने बताया, जिससे भी पूछा उसने ये कहा जी मेरे को तो गोले गाले अभी समझ तो आए नहीं क्या है ये बिजनेस, लेकिन है कुछ अच्छा, सुधीर कर रहा तो हम भी कर लेते हैं। उन 5 लोगों ने विश्वास पे ज्वाइन किया था। और कमाल की बात बताऊं, उस 5 लोगों में से 2 लेग यहां पे आई हुई हैं, जो कि दोनों लेग में प्लेटिनम हो चुके हैं। तो बिजनेस स्टार्ट शुरू हो गया होना, कुछ लोग आने शुरू हो गए, कुछ और मीटिंग रखी, इतनी मीटिंग की मेरे को याद नहीं है।
जब भी दैया साहब आते, जब भी नैन साहब, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, हमने मीटिंग रखी। हमने कुछ दिमाग में एक ही बात थी कि इसमें फटाफट कुछ ना कुछ लेवल जरूर लेना है। कुछ हर्डल्स आई, कुछ प्रॉब्लम आई, ऐसी प्रॉब्लम आई, बंदे आते थे, ज्वाइन करते थे और भाग जाते थे। मैं फिर डिमोरलाइज होके बैठ जाता था और फिर दैया साहब आते थे, फिर मीटिंग रखते थे, फिर नए बंदे आ जाते थे। जैसे शरीर के अंदर नया ब्लड आ जाता ना, ऐसे ही नए बंदे आते, मेरे अंदर नया ब्लड आ जाता था एकदम। खूब बढ़िया ज्वाइनिंग होती रही, बंदे जाते रहे, आते रहे, और हम सिल्वर हो गए। सिल्वर के बाद गोल्ड हो गए, फिर प्लेटिनम हो गए। लगातार चलता रहा सिलसिला। और प्लेटिनम के बाद हम एक सेमिनार वहां पे देख के आए, अपना एमवे की तरफ से हमारे को ट्रिप मिला। इतना जबरदस्त ट्रिप था, कमाल का ट्रिप था। हम घूम के आए सिंगापुर एंड बिंटान, बहुत एंजॉय किया हमने। इससे पहले भी गए हुए हैं हम, विदेश यात्राओं पर गए हुए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ गए हुए हैं, लेकिन ऐसी खूबसूरत ट्रिप कहीं भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिलेगा। सोच के मतलब अब फिर जा रहे हैं हम, इस 22 तारीख को हम जा रहे हैं, पिनांग जा रहे हैं मलेशिया, एक हफ्ते के लिए। एमवे की तरफ से ही जा रहे हैं। पासपोर्ट भी आ चुके हैं, वीजा भी आ चुका है, टिकट्स भी आ चुकी है, सब कुछ ओके। करना क्या है, हमने गाड़ी में बैठना है और सब कुछ फ्री, पूरा एंजॉय करेंगे 7 स्टार प्रॉपर्टी में। इस तरह की एंजॉयमेंट वहां पे की थी हमने। 2004 की बात है। अब उसके बाद हुआ क्या, मेरे जो रियल एस्टेट के दोस्त थे, उन्होंने एक बात फैलानी शुरू कर दी मार्केट के अंदर कि ये बंदा अब तो पूरा पूरा एमवे में चला गया है, इसने ऑफिस बंद कर दिए हैं सारे के सारे, ये नहीं करेगा। और जो मेरे क्लाइंट्स थे उनको सबको मैसेज भिजवाना शुरू कर दिया। अब वो उसने प्रॉपर्टी का काम छोड़ दिया, वो तो टोटली एमवे के बिजनेस में लग गया है और इसको तोड़ने, मतलब उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया मेरे क्लाइंट्स को। बहुत बढ़िया बात है। तो उन लोगों ने जो मेरे खिलाफ जो प्रचार फैलाया वहां पे, क्योंकि मैं बिजनेस पार्ट टाइम कर रहा हूं, अब भी पार्ट टाइम कर रहा हूं और उस टाइम भी पार्ट टाइम कर रहा था। दिन में मैं अपने ऑफिस पे काम करता था, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रचार फैलाया और यहां तक कोशिश की, जो मैं प्रेसिडेंट था मेरे को हटाने की कोशिश की अंदर खाने। अभी ये तो एमवे में लगा हुआ है, इसको हटाओ यहां से, बिजनेस में इसको, इस रियल एस्टेट के बिजनेस से साफ करो इसको। लेकिन जो मेरे रिलेशन और जो मेरी डीलिंग थी उसकी वजह से वो अपने कामयाब नहीं हुए। कुछ लोग थे वो कामयाब नहीं हो पाए। और मैंने इतनी मेहनत करी, उस मेहनत का श्रेय पता किसको जाता है? इस सिस्टम को। जो मैंने सिस्टम अपनाए, लोगों से हुआ क्या, रियल एस्टेट में जो बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स से हम बात करने गए और मैंने जो सिस्टम के, जो इस बिजनेस के हमारे रूल होते हैं, लोगों से अपॉइंटमेंट ली। मैंने बड़े बड़े बिल्डर्स से अपॉइंटमेंट लेके उनसे कांटेक्ट किया और उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिलवाए। रोहतक में हमने एक प्रोजेक्ट दिलवाया, 1 साल की कमीशन की बात कर रहा हूं मैं आपको। 1 साल के अंदर इतना कमीशन आया था मेरे को, 37 लाख रुपए मेरा टीडीएस कटा था 1 साल का। और वो सिर्फ एक बिल्डर की बात कर रहा हूं मैं। 37 लाख रुपए मेरा टीडीएस कटा था। इनकम की आप देख सकते हो कितनी इनकम आई होगी। उन लोगों को दिखा दिया था मैंने। मैं जहां भी जाऊंगा वहीं कामयाबी लूंगा। मैंने जहां भी जाना है कामयाबी वहीं करनी है मैंने। और लगातार मेरी वाइफ लगी हुई थी, लेकिन मेरा थोड़ा सा फोकस उधर रियल एस्टेट में, क्योंकि बॉम्बे में हमने जब काम स्टार्ट किया, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमने 185 एकड़ जमीन ली बॉम्बे के अंदर, नवी बंबई में, और वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें मेरा समय लगता था आने जाने में, महीने में 4, 5, 6 चक्कर लगते थे ऐसे। तो ये लगातार लगी हुई थी उस प्रोजेक्ट में, अपने एमवे के प्रोजेक्ट में कामयाबी के रास्ते में हम लगे हुए थे। लेकिन एमराल्ड कैसे बने इस बिजनेस में आके, प्लेटिनम से एमराल्ड कैसे गए? क्योंकि 5 साल का गैप बहुत लंबा हो गया था। 2004 में प्लेटिनम बने थे और 2009 में जाके एमराल्ड बने हैं। तो उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे रीजन ये था, एक बार एक मीटिंग हुई पिछले साल, 13 दिसंबर की बात है। विनर्स डे बोलते हैं उसको, सक्सेस डे। उस सक्सेस डे में, विनर्स डे में हम गए थे और उस विनर्स डे में एक डायमंड आया था, नया डायमंड बन के आया था, कमल धिंगड़ा एंड शशि धिंगड़ा। उसके बारे में बताऊं दोस्तों क्या था उसके साथ? इतने चैलेंज, उसकी शरीर के सारे पार्ट्स फेल हो चुके थे, किडनी उसकी फेल हो चुकी थी, आंखों से बिल्कुल अंधा। आप सोच रहे हो दिखता था उसको, बिल्कुल अंधा, थोड़ा थोड़ा भी नहीं दिखता था, आंखों से अंधा, किडनी फेल होगी, डायलिसिस हफ्ते में 2 बार। इतने चैलेंज होने के बाद जब उन्होंने बताया स्टेज पे आके,
ऐसी स्टेज थी, 20,000 आदमी थे। उन्होंने बताया कि हमने इतने चैलेंज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया और हम डायमंड चले गए। सोच के देखिए आप, एक आदमी जिसकी किडनी काम ना कर रही हो, डायलिसिस पे जाना पड़ता हो, जिसके लाखों रुपए बीमारी में खत्म होते हो, आंखों से दिखता ना हो जिसको, वो आदमी डायमंड चला गया। मैंने वाइफ की तरफ देखा, इसकी भी आंखों में आंसू थे और मैं भी इमोशनल था उस टाइम पे। ये लोग कर सकते हैं, ये लोग इतने बड़े लेवल पे जा सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, आंखें भी हैं, सब कुछ, शरीर भी ठीक है, कर भी सकते हैं। उम्र भी उनकी ज्यादा थी, 60 साल के करीब थी वो, उम्र भी काफी ज्यादा थी उनकी। ये लोग कर सकते हैं तो हमारी उम्र भी नहीं है, हम तो तैयार हैं बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए। उसी रात को हमने डिसीजन लिया था, बस में मेरे साथ कुछ लोग थे वहां पे, उन्होंने भी डिसीजन लिया था प्लेटिनम जाने का और मैंने भी डिसीजन लिया था एमराल्ड जाने का। नेक्स्ट मीटिंग फिर हुई इसी साल 11 जनवरी 2009 को नोएडा में। सेम कपल आया वही, और मेरे को पता लग गया था वही कपल आएगा, और मैं डबल लोगों को लेके गया वहां पे। और वहां पे इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो गई थी, हमने उसी टाइम हमने वो फाइनल कर लिया था, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने बैठ के गाड़ी में हमने प्रॉमिस किया था। और मैं अपने अपलाइन एमराल्ड मिस्टर रणबीर संतोष ने को फोन किया, हम इस बिजनेस को एमराल्ड जाना चाहते हैं, इस बिजनेस में इस लेवल पे एमराल्ड के लेवल पे जाना चाहते हैं। फोन किया मैंने दैया साहब को, दैया साहब अलग गाड़ी में थे, हम अलग गाड़ी में थे। दैया साहब को मैंने कहा हम इस साल हमारे पास समय तो बहुत थोड़ा बच गया, 6 महीने बचते हैं, सिर्फ फरवरी से स्टार्ट होएगा जैसे क्वालिफिकेशन, 6 महीने के अंदर हम जा सकते हैं। कहने लगे जा सकते हो आप, आपको अपने ऊपर विश्वास है? ये बात तो पक्की थी, विश्वास तो शुरू से ही बचपन से ही था, जो काम ठान लिया वो करना ही करना है, अंदर से बिल्कुल ठान लिया था, इस तरह से ठान लिया था जाएंगे एमराल्ड तो इसी साल, इसी में 6 महीने के अंदर जाएंगे, नहीं तो इस बिजनेस में बिल्कुल आउट हो जाएंगे। एक दिमाग में एक निश्चय कर लिया था। रात को 12:10 पे मेरे को याद है, अनिल नारंग, बिंदु नारंग को, हमारे अपलाइन डायमंड ग्रेट कपल, उनको रात को हमने फोन किया, नारंग साहब हम एमराल्ड जा रहे हैं। नारंग साहब कहे तू मेरे को 12:10 पे फोन कर रहा है रात को, एक्साइटेड है, कहाँ? मैं नोएडा वाली मीटिंग में गया था। नारंग साहब नहीं गए थे उस मीटिंग में, मैं सहारनपुर थे, नारंग साहब उनकी मीटिंग थी। कहते मैं सहारनपुर बैठा हूं, क्या फीलिंग कर रहे हो, क्या विचार दिमाग में घूम रहा आपके? मैंने कहा हम दोनों ने डिसाइड किया हम लोग एमराल्ड जा रहे हैं इसी साल। कहता 6 महीने हैं, 100% हो जाएगा, लेकिन कमिटमेंट करनी पड़ेगी। मुझे कमिटमेंट छोड़ो, जो कहोगे वो करने लिए तैयार है। और शुरू कर दिया, और जिन लोगों ने बस में प्रॉमिस किया था उनके साथ काम किया। पता नहीं कितनी मीटिंग हुई, मेरे को नहीं पता, कितने फॉलोअप हुए, कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हुई होंगी, कितनी बार एमवे के ऑफिस में गया हूंगा मैं, कितने बार मैंने सामान एक दिन में 2 बार सामान लेके आया हूं मैं। एक सुबह गया हूं पानीपत, फिर शाम को गया हूं दिल्ली, और रात को 12 बजे। खूब मीटिंग करी, खूब लोगों से बात की, लोगों को घर जाके लोगों को होप दी, और उसके बाद अगस्त में एमराल्ड बन गया हम इसी साल। और दोस्तों जो मेरे को याद है, जब मेरे को ये भी नहीं पता था कि इतना बड़ा होटल बनने जा रहा है, इतना बड़ा होटल बन रहा है, इतना सुंदर होटल बन रहा है, एसी होटल, इतने 1000 आदमी उसमें आ सकते हैं। जब मैंने क्वालिफिकेशन स्टार्ट की तो उस टाइम नहीं बन रहा था वो, और जब मैंने खत्म की वो होटल भी बन चुका था। और उन लोगों ने वो वेन्यू लिया, होटल नीचे उसके अंदर इतना जबरदस्त होटल था। और चंडीगढ़ से नारंग साहब आए, उस दिन हिसार भी थी रिकॉग्निशन, उस दिन शाम को मेरी हुई थी रिकॉग्निशन। और मेरे को याद है हमारे को बाहर बिठा दिया गया, हस्बैंड वाइफ को गाड़ी में, और हॉल भरा हुआ था पूरा, लोग वेट कर रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे कब आएंगे। और नारंग साहब आए, और नारंग साहब ने खड़े होके अनाउंसमेंट की, ब्रांड न्यू एमराल्ड फ्रॉम सोनीपत, सविता एंड सुधीर खत्री। और हम उन लोगों के बीच में से जैसे ही अंदर हॉल में एंटर हुए, लाइटें सारी ऑफ हो गई थी, पूरी लाइटें ऑफ थी,
और फोकस लाइट ऊपर से चल रही थी हमारे ऊपर, और स्क्रीन के सामने स्क्रीन बनी हुई थी और हमारी फोटो दोनों की चलते हुए आ रही थी। और जैसे ही हम एंटर हुए, लोगों ने फूलों की बरसात की, इतने ज्यादा फूल बरसाए, हम दोनों इतने ज्यादा इमोशनल थे उस टाइम पे, मेरे को याद है। जैसे ही हम चलते 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 आ रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, लोग इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे, इतने सारे बुके, सैकड़ों बुके आए फूलों के मेरे पास। और जैसे ही हम स्टेज पे पहुंचे, नारंग साहब ने अनाउंस किया, नारंग साहब बोले तीनों बच्चे स्टेज पे आओ। हमारे तीनों बच्चे स्टेज पे आए, मेरे फादर मदर को बुलाया गया, मेरी वाइफ की फादर मदर को बुलाया गया, और हमारा पूरी फैमिली स्टेज पे आई। और मेरे को वो बात, हॉस्पिटल वाली बात याद आ रही थी, जो मैंने गलती हुई थी, जो मेरे से जो इतना बड़ा परेशानी में मेरा परिवार आया था, आज वही परिवार पूरा सोनीपत शहर देख रहा है स्टेज पे खड़ा होके। मेरा ड्रीम वहां पूरा हुआ था। मेरी 25 साल की मेहनत एक तरफ थी और मेरा एक जो रिकॉग्निशन थी वो एक तरफ थी। मैं भूल गया था 25 साल, मेरे को वो मेहनत और वो इनकम और वो जो मेरा स्टेटस था वो मेरे को छोटा लग रहा था। और मैं 3 से 4 साल जब मैंने काम किया इस बिजनेस के अंदर और इतना बड़ा लेवल अचीव कर लिया, और ये मेरे को बड़ा लग रहा था। और मेरे बच्चों को माइक दिया गया और तीनों बच्चों ने पता क्या बोला मेरे को, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। सोच सकते आप, कभी मैंने करोड़ों रुपए कमा के देखे, मेरे को कभी बच्चों ने नहीं बताया, कुछ ऐसी बात नहीं कही, लेकिन हमने ये लेवल लिया तो वो कहते हैं पापा मम्मी हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है। दोस्तों, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। मेरे जैसे आदमी जिसके पास कोई ड्रीम नहीं था इस बिजनेस के लिए, एक मशीन की लाइफ जीता था, मैं बिल्कुल रात दिन लगा रहता था, मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं। तो इस हॉल के अंदर बैठा हुआ एक एक शख्स एमरल्ड छोड़िए डायमंड जा सकता है।